हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद विज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बक्सर की युद्ध के ऊपर है, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में जो है हमने प्लासी की वॉर के बारे में बात किया था। तो प्लासी की वॉर के कारण और कौन कौन किस किस के बीच में वो युद्ध हुआ था, उसके क्या परिणाम निकले, इन सब पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आज हम बक्सर की युद्ध के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बक्सर के युद्ध के पीछे क्या कारण थे और ये युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम निकले। युद्ध के पश्चात कौन सी संधियां हुई, जिसका भारत के राजनीति पर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो बनाते हैं मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को, क्योंकि ये मीर जाफर जो था ये सिराजुद्दौला का एक सेनापति था और इसे अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया था इस लालच से कि हम सिराजुद्दौला के बाद आपको बंगाल का जो है नवाब बनाएंगे। तो मीर जाफर जो है साल 1757 के अंदर जो है बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और अंग्रेज इसे बंगाल का नवाब बना तो देते हैं, लेकिन ये केवल एक नाम मात्र का बंगाल का जो है नवाब होता है, जिसके पास कोई ताकत, कोई जो है पावर नहीं होती और अंग्रेजों को खूब सारा जो है ये पैसा जो है लुटाता है, उनको खूब सारा पैसा देता है, जिसकी वजह से इसका जो धन होता है, इसका जो राजकोष होता है वो खाली होता चला जाता है। जब इसको पता लगता है कि इसका राजकोष खाली हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए अपने कुछ शक्तिशाली जो गवर्नर होते थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनको हटाने का प्रयास करता है। जैसे बिहार के गवर्नर थे, उड़ीसा के गवर्नर थे, उनको हटाने का प्रयास करता है, परंतु अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी वजह से ये उन्हें हटा नहीं पाता और इससे ये पता लगता है कि ये अपने आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, तो इसकी जो हालत है बंगाल में, इसके समय हालत काफी बुरी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको साल 1760 में जो है वो हटा दिया जाता है। इसको बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है और इसकी जगह जो नवाब बनाया जाता है वो बनाया जाता है किसको? मीर कासिम को। किसको? मीर कासिम को। तो मीर कासिम जो है, क्योंकि वो मीर जाफर का जो था वो दामाद था, तो मीर कासिम के साथ अंग्रेज समझौता करते हैं और समझौते में ये बात तय हो जाती है कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, यानी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा और जो है अंग्रेज उसके किसी भी आंतरिक मामलों में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई भी व्यवस्था उसके दरबार में या किसी उसके राज्य में अंग्रेज नहीं फैलाएंगे। तो एक तरीके से इनके बीच में समझौता होता है। ठीक है, तो समझौते के तहत 27 सितंबर साल 1760 को मीर कासिम जो है उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में समझौता हुआ था। तो उसी समझौते के तहत मीर कासिम अंग्रेजों को मिदानापुर, चटगांव और बर्धमान, ये इनको अंग्रेजों को ये अपने जिले बंगाल के जो है ये उनको जो है दे देता है, जहां से अंग्रेज अपने जो है टैक्स की वसूली करते हैं। ठीक है, तो ये 3 जिले मिदानापुर, चटगांव और बर्धमान जो है अंग्रेज किससे? मीर कासिम से ले लेते हैं। ठीक है, तो 1760 से लेकर 1763 तक का जो है मीर कासिम का टाइम पीरियड था, ये बंगाल का नवाब था। अली वर्दी खान के बाद मीर कासिम जो था ये बंगाल का सबसे योग्य नवाब था और अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों और इसके बीच में समझौता हुआ था कि अंग्रेज इसके मामलों में, इसके अंदरूनी मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है इसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जो राजधानी होती है मुर्शिदाबाद, ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो इसकी राजधानी होती है मुर्शिदाबाद, अंग्रेज उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, राजधानी में दखलंदाजी शुरू कर देते हैं और अपना गढ़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से मीर कासिम को अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ले जानी पड़ती है? मुंगेर ले जानी पड़ती है। तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है और इसमें अंग्रेजों की किस तरह से कोई परमिशन नहीं लेता। तो ये एक तरीके से कारण था, पहला कारण था बक्सर के युद्ध का। क्यों? क्योंकि इसने अपनी राजधानी अंग्रेजों के दबाव में आकर, या कह सकते हैं कि अंग्रेज इसकी राजधानी में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, जिसकी कारण इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली और ये था बक्सर के युद्ध का पहला कारण। क्योंकि ये काफी योग्य था, इसने अपनी सेना को ट्रेनिंग देनी शुरू करी, सेना का पुनर्गठन किया, इसने तोड़दार बंदूकें और तोपों की व्यवस्था की। तो कह सकते हैं कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब ये था। परंतु अंग्रेज और इसके बीच में समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता ज्यादा दिन तक जो है टिका नहीं, जिसमें सबसे पहले कारण जो था वो मुर्शिदाबाद से इसका अपनी राजधानी का जो है
स्थानांतरण करना था। ठीक है, तो ये बक्सर के युद्ध का एक पहला कारण था। इसके बाद दूसरा कारण जो आता है वो आता है व्यापारिक मतभेद। ठीक है, अंग्रेज जो थे 1717 में, साल 1717 में मुगल बादशाह फारूक सियर ने अंग्रेजों को जो दस्तखत दिया था, जो पास दिया था फ्री ट्रेड का, कि उन्हें जो है इस पास के माध्यम से वो किसी तरह का शुल्क नहीं उन्हें देना पड़ेगा। तो अंग्रेज जो है अभी भी बंगाल में किसी तरह का शुल्क नहीं दे रहे थे, वो फ्री ट्रेड कर रहे थे, और जिसकी वजह से बंगाल को काफी हानि हो रही थी। तो ये भी एक तरीके से बक्सर के युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, तो इस वजह से बक्सर का युद्ध जो है ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो साल 1760 से लेकर 1763 तक का जो है इसका एक टाइम पीरियड है। परंतु साल 1763 के अंदर, साल 1763 में मीर कासिम जो है, क्योंकि अंग्रेजों से काफी परेशान था ये, तो मीर कासिम जो है अंग्रेजों से 3 लड़ाई जो है वो लड़ता है। गिरिया का युद्ध पहला है, गिरिया का युद्ध 1763 में, उसके बाद कटवा का युद्ध और फिर उदय नाला का युद्ध। ये 3 लड़ाइयां जो है 1763 में मीर कासिम जो है अंग्रेजों के साथ लड़ता है, परंतु इसकी हार हो जाती है, जिसकी वजह से इसे अपनी सरहद को पार करके बंगाल जो अवध का जो नवाब होता है, ठीक है, इसको जब ये तीनों लड़ाई हार जाता है मीर कासिम, तो ये अपनी सरहद को पार करके अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुजाउद्दौला का इसको साथ मिलता है, और इसके साथ शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह थे, वो शाह आलम सेकंड भी इसके साथ आके मिल जाते हैं। तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये तीनों की एक संयुक्त सेना बन जाती है, और ये डिसाइड करते हैं कि हम अब अंग्रेजों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ से ये पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर के युद्ध की। ठीक है, तो ये बक्सर के युद्ध में तीनों की संयुक्त सेना होती है, और इस संयुक्त सेना में कम से कम ये 60 से 70 हजार सैनिक होते हैं। ठीक है, कितने? 60 से 70 हजार सैनिक जो होते हैं वो भारतीय होते हैं, और ये भारतीय सैनिक जो है इसमें शामिल होते हैं अंग्रेज से लड़ने के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, तो अंग्रेजों की जो सेना होती है, उस सेना का जो कमांडर होता है वो होता है मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये काफी अनुभवी व्यक्ति था और उसको युद्ध लड़ने का काफी अनुभव था। तो मेजर हेक्टर मुनरो जो है ये अंग्रेजों की सेना में शाह जो है ये एक तरीके से सेनापति होता है, मेजर होता है, और इसकी सेना में 7000 सैनिक थे और 20,000 तोपें थी। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज और जो है इनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, और ये युद्ध जो होता है ये होता है 22 अक्टूबर साल 1764 को। ठीक है, 22 अक्टूबर साल 1764 को ये युद्ध शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मीर कासिम को साल 1763 में अंग्रेज हटा देते हैं। जब ये लड़ाई मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ता है, तो उससे पहले इसे नवाब के पद से हटा दिया जाता है, और नवाब के पद से हटाने के बाद दोबारा से मीर जाफर को नवाब के पद पर बिठा दिया जाता है। तो मीर जाफर का जो सेकंड टाइम पीरियड नवाब के पद से शुरू होता है वो होता है 1763 से 1765। ठीक है, तो मीर जाफर 2 बार बंगाल का नवाब बनता है, एक 1757 से 1760 तक, दूसरा 1763 से 1765 तक। ठीक है, और 1765 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम बक्सर के युद्ध की बात कर रहे थे कि बक्सर के युद्ध में भारतीय शासक मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना जो है, और अंग्रेजों के जो 7000 सैनिक और 20 तोपें हैं जो मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, ये आपस में भिड़ते हैं बक्सर के मैदान में। बक्सर के युद्ध में इनका आमना सामना होता है, और ये लड़ाई इतनी घमासान होती है कि मीर कासिम जो है इस लड़ाई को काफी बहादुरी से लड़ता भी है, परंतु फाइनली इनकी संयुक्त सेना जो है वो ये लड़ाई हार जाती है। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध हार जाते हैं, भारतीय शासक हार जाते हैं, और अंग्रेज जो है ये बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई में ये बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, और भारतीय सेना जो है हार जाती है। तो बक्सर का युद्ध हारते ही मीर कासिम जो है वहां से भाग जाता है, और शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड जो है इनको अंग्रेजों की फाइनली जब बक्सर की लड़ाई अंग्रेज जीत जाते हैं, और भारत की जो संयुक्त सेना जो होती है, जो राजा जो होते हैं वो हार जाते हैं, उसके बाद अंग्रेज जो है ये एक संधि करते हैं जिसको बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि भारतीय राजाओं के साथ अंग्रेज करते हैं। ठीक है, और ये संधि 2 होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि, और एक होती है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। ये जो 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है, ये होती है शाह आलम सेकंड। ये कौन है? ये है मुगल बादशाह जो
बक्सर की लड़ाई में शामिल थे। ये मुगल बादशाह है, इनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में जो है ये 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। और इस संधि में कुछ शर्तें अंग्रेज जो है बादशाह के ऊपर लगा देते हैं। कैसे? जैसे इलाहाबाद और कड़ा जो है वो मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने दे दिया। इलाहाबाद और जो कड़ा जो एक प्लेस है वो मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने जो है वो दे दिया। 26 लाख रुपए जो है अंग्रेजों ने मुगल बादशाह की पेंशन बांध दी। अब मुगल बादशाह को बोल दिया कि आप कोई बादशाह नहीं हो, आप अपना राजपाट छोड़ो, हम आपको 26 लाख रुपए साल के देंगे, या आपके गुजारा बसर करने के लिए होगा और ये हम आपको देंगे। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी का जो अधिकार था वो मुगल बादशाह से ले लिया। तो मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा दिए, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी, लेकिन मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो ये थी 12 अगस्त 1765 की संधि की शर्तें। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 16 अगस्त 1765 को भी एक संधि होती है जो होती है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है। तो ये संधि जो होती है, इस संधि में भी कुछ शर्तें अंग्रेज जो है शुजाउद्दौला के ऊपर थोप देते हैं। जैसे 50 लाख रुपए का जो जुर्माना शुजाउद्दौला के ऊपर लगाया जाता है। शुजाउद्दौला को बोला जाता है कि आप इस युद्ध के सबसे बड़े कारण हो, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है 50 लाख रुपए का। इसके अलावा उसके क्षेत्र में आने वाले चुनाव जो जगह होती है उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। साथ ही साथ अंग्रेज अवध में अब बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते थे। उनको जो है शुजाउद्दौला से किसी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे भारतीय राजाओं के हाथ जो है अंग्रेज पूरी तरीके से बांध देते हैं। ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ से इस 1765 की इस संधि के बाद से ही भारत में एक व्यवस्था शुरू होती है जिसे हम बोलते हैं वैध शासन, यानी वैध शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में दो तरीके के अधिकार होते हैं, एक है निजामत का अधिकार और एक है मालगुजारी का अधिकार। ठीक है। क्योंकि 1765 में यहाँ पे मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो इसका पुत्र बनता है नज्म-उद-दौला। तो नज्म-उद-दौला जो है ये बंगाल का नवाब बनता है। केवल और केवल नामात्र का बंगाल का नवाब होता है क्योंकि सारी ताकतें अंग्रेजों के पास होती है। तो अंग्रेज जो होते हैं निजामत के अधिकार को बंगाल के नवाब को सौंप देते हैं। निजामत के अधिकार का मतलब है कि बंगाल में शांति की व्यवस्था, जो भी जिम्मेदारी होगी शांति व्यवस्था को कायम करने की और किसी तरह से कोई भी दंगा ना हो, इस शांति व्यवस्था बनी रहे, वो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? बंगाल के नवाब की, यानी नज्म-उद-दौला की। और मालगुजारी यानी दीवानी का जो अधिकार होता है वो अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। यानी टैक्स कलेक्ट करने का, टैक्स वसूलने का अधिकार वो है, पैसों से रिलेटेड जो मामला है वो अंग्रेजों के पास आ जाता है। क्योंकि अंग्रेज मालगुजारी के अधिकार को वसूलने में जो था इनको एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अंग्रेज यहाँ मालगुजारी को वसूल करने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए तीन भारतीय व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, जिन्हें ये दीवान बनाते हैं। जैसे बंगाल से मोहम्मद रजा खान को बनाया जाता है मालगुजारी वसूल करने के लिए, उसके बाद बिहार से सिताब राय को बनाया जाता है और उसके बाद उड़ीसा से दुर्लभ राय को दीवान बनाया जाता है टैक्स वसूल करने के लिए। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने टैक्स वसूल करने का अधिकार खुद अपने हाथ में ले लिया, जो उनके लिए सबसे प्रॉफिट वाली बात थी। और केवल शांति व्यवस्था नवाब देखेगा, ये अधिकार जो है नज्म-उद-दौला को दे दिया गया। तो यहाँ से वैध शासन व्यवस्था शुरू हो जाती है भारतीय इतिहास में। तो इस तरीके से ये लड़ाई अंग्रेज जो है आमने सामने की इस लड़ाई को बड़े आराम से जो है जीत लेते हैं। और यहाँ ये साबित हो जाता है कि अंग्रेज ना केवल चालाकी में बल्कि भारतीय राजाओं से अनुशासन, इनकी तो सेना काफी अनुशासित थी और दूसरा ये भारतीय राजाओं को आमने सामने की लड़ाई में भी इन्होंने हराने में उनको अपना पूरा दमखम दिखा दिया। ठीक है। तो यहाँ से ये इलाहाबाद की संधि के माध्यम से और वैध शासन के माध्यम से भारतीय राजाओं को अब कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी बक्सर की लड़ाई मैंने आपके सामने आपको बताई है, इसके तथ्य बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से अपना फायदा ले सके। ठीक है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं।